नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट मनोविज्ञान का मॉडल पेपर 12 लेकर। दोस्तों इससे पहले मनोविज्ञान के 11 मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उनको देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो कि रीट, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी तैयारी का सटीक आकलन कीजिए। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर दबा के बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अन्य दोस्तों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 डिसग्राफिया। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 डिसग्राफिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी में कौन सी है। विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल और व्यवहारिक बुद्धि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 प्रकृतिवादी कौशल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के सही लाभ। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा और उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल ये पूछकर कि क्या हुआ बल्कि ये भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें क्रमशः प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, अवधारणा, मानचित्रण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 आलोचनात्मक सोच। ये जो क्रियाकलाप है इसके द्वारा वह आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर 2 व्यवहार। यहां पर व्यवहार सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक ज्ञान, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 पूरा समय। यहां पर पूरा समय आएगा खाली स्थान में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह किसका उदाहरण है। आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणात्मक तर्क और परिकल्पना परीक्षण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए आगमनात्मक तर्क। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईड पर आच्छद रहता है, यह कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व और दबाव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 दबाव। दबाव के द्वारा ही जो ईगो है वो ईड पर आच्छद रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10,
अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हेंस आइजेंक, आरबी केटल, गार्डन आलपोर्ट और कार्ल रोजर्स। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, हेंस आइजेंक। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र से वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करता है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, छात्र वह सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। यह प्रेरणा के बारे में सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत उपयुक्त कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अपने आप में एक अंत। सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। समावेश, समायोजन, संतुलन और ज्ञान विघ्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, संतुलन। यहां पर संतुलन आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सीखने के प्रतिफल के संबंध में कौन सा सही है। सीखने के प्रतिफल दस्तावेज उन शैक्षिक प्रक्रियाओं को उजागर करता है जिन्हें शिक्षक द्वारा दक्षताओं के विकास के लिए कक्षा में अपनाने की आवश्यकता है। सीखने के प्रतिफल दस्तावेज में वे दक्षताएं सम्मिलित है जो शिक्षार्थियों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक, गणित, स्वास्थ्य एवं कला शिक्षा विषयों में विकसित की जानी है। ये दस्तावेज शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए शिक्षक की सहायता करेगा। इसके साथ साथ स्कूल बोर्ड व स्कूल व्यवस्थाओं को भी सीखने के प्रतिफलों को समझने में मदद करेगा। चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है। अभियोग्यता, स्मृति, तर्क, अभिवृत्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, तर्क। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 में विचार मग्न ढंग से तथा उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होता है। किसमें होता है। गहन चिंतन, अमूर्त अधिगम, अपसारी चिंतन और प्रतिबिंब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, गहन चिंतन। यहां पर सही आंसर होगा गहन चिंतन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, दिमागी आरोग्यता। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है कहलाता है। प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन, दमन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, परिमेयकरण। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, अन्य कारक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सामाजिक कारक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। विश्लेषण, संप्रयोग, समझ, ज्ञान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संप्रयोग। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मापन, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, आकलन।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। ये 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तुओं को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है सिफेलो कोडाल प्रगति, प्रोक्सीमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति और अनियमित प्रगति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, यहां पर सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, साथ ही कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 26वां प्रश्न है, बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित, बेतरतीब ढंग से विकसित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी। यह बयान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, आनुवांशिकता। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। वो जो है प्रयास का नियम कहा जाता है, जो कि है उपयोग और अनुप्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 4 यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है। इस संवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अनुकूलित उत्तेजना, यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है दोस्तों, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। थार्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम, कोहलर अधिगम सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।